औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है ज़रगाम अहमद। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 के बुक के MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पुराने लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है और आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो हम अपना टास्क आज का शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर बुक MCQs कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। इन द इक्विलिब्रियम सिस्टम ऑफ PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 प्लस Cl2 गैस। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp इज। ओके, इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। PCl5 कन्वर्ट हो रहा है आपका PCl3 एंड Cl2 में। ओके, कंडीशन आपके पास ये गिवन है कि PCl आपका PCl5 कन्वर्ट हो रहा है PCl3 और Cl2 में, और आपसे कह रहे हैं कि रिलेशन बताओ Kc और Kp का। ओके, आपके पास इसको सॉल्व करने का बड़ा सा तरीका है। पहले Kc की इक्वेशन निकालें, Kp की इक्वेशन निकालें, लेकिन वो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। मैं आपको इसका शॉर्टकट समझाता हूँ। आप सिंपली इसके चेक कर लें नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं। जैसे इसका 1 मोल आ रहा है और इधर फॉर्म कर रहा है 2 मोल्स फॉर्म कर रहा है, तो आप इससे ये समझे कि 1 मोल से इसके 2 मोल बन रहे हैं। अब आप सिंपली ये लिख लें कि अब आप सिंपली कंसीडर कर लें ये आपका Kc है और ये आपका Kp है। तो आपका Kp ग्रेटर आ रहा है Kc से, बस Kp का मकसद मतलब यहाँ पर कभी बिल्कुल भी ये नहीं है कि प्रोडक्ट के मोल्स हैं, लेकिन ये एक शॉर्टकट है, इसकी ट्रिक है कि आप कंसीडर कर लें कि Kp आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट है और Kc आपका मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है। सिर्फ कंसीडर कर लें, आपके लिए न्यूमेरिकल आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपके पास Kp बड़ा आ रहा है एज कंपेयर टू Kc। अब ऑप्शंस में देखते हैं आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए गिवन है Kp इज ग्रेटर देन Kc। ठीक है, यही ऑप्शन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। द इक्विलिब्रियम ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट बी इफेक्टेड बाय द इंक्रीज इन प्रेशर। ओके, आपसे कह रहा है कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसके ऊपर आपके पास प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ओके, कि जैसे आपके पास वो रिएक्शंस जितने भी जिनके अंदर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, उन रिएक्शंस में आपके पास प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं आता। समझ गए? जिन भी रिएक्शन में मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्शन बराबर आ जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, उन रिएक्शंस में आपके पास प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2 प्लस I2 कन्वर्ट हो रहा है आपका 2HI में, तो इसमें आप देखें 1 और 1 + 1 2 से 2 बन रहा है। तो इस रिएक्शन में आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। अब आपके पास कौन से ऑप्शंस गिवन है। ओके, पहली इक्वेशन आपके पास जो है, इसमें आपके पास वही PCl5 वाले गिवन है। आपको पता है 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो इसमें आपका प्रेशर का इफेक्ट लाजमी आएगा ही आएगा। वो इक्वेशन बी में आपके पास 3 मोल से 2 मोल्स बन रहे हैं, इसमें भी आपके पास इफेक्ट आएगा ही आएगा। और ऑप्शन नंबर सी में आपके पास 2 मोल से 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट ही बन रहे हैं। यही आपके पास इक्वेशन होगी जिसमें आपके पास प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट नहीं शो करेगा। ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं, क्या पता है बेस्ट ऑप्शन हो कोई हमारे पास। जी, 3 मोल से 2 मोल बनना है, इसमें भी आपका प्रेशर का इफेक्ट लाजमी आएगा अकॉर्डिंग टू लिचेट्रे प्रिंसिपल। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ Kc व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ केमिकल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। पहले तो आप समझें कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। कैटलिस्ट का काम होता है आपका स्पीड ऑफ द रिएक्शन को अल्टर कर देना, मीन्स स्पीड ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। कि जैसे आपका अगर कोई रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जा रहा है, आपने उसके अंदर डाल दिया कैटलिस्ट, तो उससे उसका फ़ायदा क्या होगा, तो आपका रिएक्शन मजीद फॉरवर्ड जाता रहेगा। और अगर दूसरी तरफ आपके पास रिएक्शन होता है बैकवर्ड, जैसा तो और आपने डाल दिया उसमें कैटलिस्ट,
तो रिएक्शन आपका और बैकवर्ड जाता रहेगा। ये आपके पास होता है कैटलिस्ट का काम है ये आपका। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो आपके पास इक्विलिब्रियम पे आ गया है, एक पॉइंट पे आके रुक गया है आपके पास, इस कंडीशन में आप कैटलिस्ट जितना भी डाल लें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा ना रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा। तो अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शंस में क्या है आपके पास? इट डिक्रीजेस, नहीं बिल्कुल नहीं। इट इंक्रीजेस, इट बिकम जीरो, इट रिमेन्स अनचेंज। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि रिएक्शन आपके इक्विलिब्रियम पे, तो आपके पास रिएक्शन का आप जितना भी कैटलिस्ट डाल लें आपका रिएक्शन मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम पर ही रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट KSP एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिथियम क्रोमेट अमंग द फॉलोइंग इज। आपके पास KSP की आपके पास एक्सप्रेशन बनानी है लिथियम क्रोमेट की, भी बना लेते हैं। और फिर आपके पास आपने उसके KSP की वो बनानी है, आपके पास KSP की वो बनानी है इक्वेशन। लिथियम क्रोमेट है, ओके। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का पहला तो आपको सबसे पहले तो आपके पास ग्रुप 1A एलिमेंट, ग्रुप 2A एलिमेंट्स और हेलोजेंस और कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं, उनकी आपको याद करनी पड़ेंगी वैल्यूज कि जैसे ग्रुप 1A के आपके पास जो एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम और फ्रेंशियम, इन सब की आपके पास वैलेंसी आएगी +1। ग्रुप 2A एलिमेंट्स का भी आपने याद करना जरूरी है। बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, इन सब की आपके पास हमेशा आएगी +2। और हेलोजेंस ग्रुप 7A, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सब के पास आपके पास हमेशा आती है -1। ये आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, इनकी आप लाजमी याद करें। और आपके पास हाइड्रोक्साइड की होती तो बहुत सारों की है, लेकिन आपको बस ये इंपॉर्टेंट याद रखें ताकि आपके पास, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। हाइड्रोक्साइड की -1 है और बहुत सारे कंपाउंड हैं जिसकी कांस्टेंट होती है, जैसे आपके पास ये आपके पास क्रोमेट है, इसकी आपके पास कांस्टेंट है -2। O2 आपके पास वेरिएबल है, आपके पास जहाँ भी O2 जाएगा अलग से, जब आपके पास अगर आपके पास O2 की अलग से निकालने की कहीं आएगी तो आपको अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। और क्योंकि O2 की आपके पास वैसे तो -2 होती है एक की, लेकिन आपको पता है नॉर्मल ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म करता है और एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी फॉर्म करता है, इसलिए इसकी आपके पास वेरिएबल होती है O2 की। वैसे O2 की अगर स्टैंडर्ड बात करें तो स्टैंडर्ड आपके पास एक O2 की -2 होती है। ठीक है, इनकी याद कर लें। और कुछ कुछ कंपाउंड है जिनके आपके पास, जैसे SO4 है उसकी -2 होती है, PO4 है उसकी -2 होती है, और ये लिथियम क्रोमेट नहीं, PO4 की आपके पास PO4 की -3 होती है, और क्रोमेट की इसके आपके -2 होती है। बस इन कंपाउंड्स की आप याद कर लें। और कुछ कंपाउंड्स और हैं जिनकी -2 होती है, आप वही सारे याद कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आपके लिए अब इसको कन्वर्ट कैसे करें KSP की इक्वेशन में? सबसे पहले लिथियम क्रोमेट आ गया, इसको आप सिंपली तोड़ें लिथियम में और क्रोमेट में, सिंपल। पहले आप इसको ऐसे लिख लें। अब आपको पता है क्रोमेट में कि मुझे -2 होती है, लेकिन मैंने आपको पता है कुछ कुछ कंपाउंड की कांस्टेंट होती है वैलेंसीज, तो इसकी कांस्टेंट मुझे याद है -2। और लिथियम मुझे पता है ग्रुप 1A का एलिमेंट है, तो इसकी +1 आनी, मैंने सिंपल यहाँ पे +1 लिख दिया। अब इधर लिथियम 2 थे, इधर लिथियम 1 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया। तो ये भी लिथियम होगा। अब आप चार्जेस चेक करें, 2 1 2 +2 -2, तो ये आपके पास हो गए, चार्जेस भी बैलेंस हो गए, इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। ठीक है, अब इससे बनाते हैं इक्वेशन। अब आपको KSP का फॉर्मूला तो पता है, KSP आपके पास बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के, वैल्यूज पुट करते हैं, लिथियम लिख लेते हैं। अब आपको पता है जो भी आपके पास कोफिशिएंट होता है वो पावर बन जाती है, तो ये पावर बन गई। और क्रोमेट ऐसे ही आ जाएगा, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो कोई भी पावर नहीं बनेगी इसकी। ये आपके पास बन गई KSP की इक्वेशन। अब ऑप्शंस में देख लेते हैं आपके पास कौन सा ऑप्शन है जो आपका इसको, कौन सा ऑप्शन इसमें आपके पास ये वाली इक्वेशन बन रही है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी, यस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी में ये वाली इक्वेशन आपकी बन रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज KC बराबर आ रहा है आपके पास C² अपॉन A की कंसंट्रेशन और B की कंसंट्रेशन। अब आपसे कह रहे हैं आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन शुड बी। अब आपके पास हमेशा आपने KC के न्यूमेरिकल्स किए होंगे, आपके पास हमेशा आपके पास आइए एक्सप्रेशन बनाने को आइए।
लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने आपको एक्सप्रेशन दे दी और आपसे कह रहे हैं आप इसका वो बनाओ, इसकी इक्वेशन दे दो। तो अगर मैं गिवन क्या है, सी की कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन। आपको पता है कि केसी का फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और यहाँ पे आती है आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ये आपको पता है ये बात। तो अब मुझे पता है ये सी स्क्वायर मेरा प्रोडक्ट है और ये मेरे रिएक्टेंट। तो सबसे पहले लिख देते हैं रिएक्टेंट, पहले चेक कर लेते हैं कोई पावर तो नहीं है, कोई पावर नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे ए प्लस बी रिवर्सिबली कन्वर्ट होगा आपका सी में, लेकिन सी की बात 2 की पावर है। अब आपको यहाँ पे मैंने बताया जब भी कोई पावर हो, जब भी हमारे पास कोफिशिएंट होता है तो कोफिशिएंट का हम बनाते हैं पावर। अब आपके पावर है, अब आपको पावर को कन्वर्ट करेंगे। अब आप इक्वेशन बना रहे हैं तो आप पावर जाएगी आपकी कोफिशिएंट में, तो ये आपकी बन गई इक्वेशन। ओके, अब ऑप्शंस में चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसको कंफर्म करता है कि यही इसका जवाब है। ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन सी में उल्टा दे दिया। ये कह रहा है कि ये रिएक्टेंट है और वो प्रोडक्ट, ये आपके पास ये सेम चीज़ दे दी लेकिन उल्टा दे दिया कि आपको कह रहा है कि ये आपका प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, जो आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन डी सही है कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा आपका, रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, रिवर्सिबल, और 2C में कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपके पास करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, the equilibrium of N2 and O2 convert reversibly connect हो रहे हैं 2NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड में और डेल्टा H पॉजिटिव है, इज इफेक्टेड बाय चेंज इन। आपके पास एक रिएक्शन दे दिया जिसके आपके पास, आप गौर से देखें, आपके नंबर ऑफ मोल सेम है, 2 रिएक्टेंट है के मोल है और 2 ही प्रोडक्ट के मोल है। डेल्टा H की वैल्यू दे दी आपके पास पॉजिटिव है और आपके पास कह रहे हैं कि आपने इसको चेंज करना है। तो आप कैसे चेंज करेंगे, वैल्यूज इक्विलिब्रियम पे है और आपने इसको चेंज करना है, कैसे चेंज करेंगे भाई। देखो ऑप्शंस में आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर की बात हो रही है, तो अब आप थोड़ा समझो कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास बराबर है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बराबर आ जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट के, तो प्रेशर का और वॉल्यूम का कोई भी इफेक्ट आपके पास नहीं होता। ठीक है, तो प्रेशर वाले जितने भी ऑप्शन है वो तो कट जाएंगे। ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन डी कट गया, ऑप्शन सी कट गया, आपके पास बचा ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर ओनली। अब टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि आप गौर से देखो आपके पास डेल्टा H की वैल्यू दे दी पॉजिटिव में, मतलब आपके पास ये रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड। अगर आपको डेल्टा H की वैल्यू नहीं देते फिर आप कहते हैं कि भाई ऑप्शन डी की तरफ जाते नॉट टेम्परेचर नॉट प्रेशर, लेकिन आपके पास क्योंकि टेम्परेचर दे दिया है आपको, तो आप यहाँ पे कहेंगे ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। माइनस होता फिर भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता, क्योंकि दोनों कंडीशन में टेम्परेचर चेंजेस होंगे इसमें। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन द रिएक्शन ए प्लस बी बराबर हो रहा है 2 × 2C के, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, के पी बराबर आ गया के सी के, क्यों? लिख के बताता हूं आपको। ओके, अच्छा, कंडीशन क्या थी कि के सी बराबर आ गया पे के पी के, क्यों? मतलब अब ये आपके पास जब के, अब इसके बाद डेल्टा एन की वैल्यू क्या बनेगी? ओके, अब आपको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक्स यहाँ पे बताई थी कि आपने कैसे समझना है। आप कंसीडर कर लें जो आपके पास प्रोडक्ट के मोल्स आ रहे हैं ना, वो आपके पास केपी है और जो केसी है वो आपके पास बन गए रिएक्टेंट के मोल। यहाँ पर केपी का बिल्कुल भी मतलब प्रोडक्ट नहीं है। अगर शॉर्ट फॉर्म एमसीक्यूज में आती है कि केपी की फुल फॉर्म लिखो, तो केपी कुछ भी नहीं होता, केएसपी होता है और वो आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है। ये गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि ये मैंने एमसीक्यूज देखे हैं 3-4, इसके एमसीक्यूज आते हैं। ये मैं सिर्फ आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ एक कि केपी को आप सिर्फ अपने दिमाग में कंसीडर कर लें कि ये प्रोडक्ट के मोल हैं। इसको हरगिज आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा, मतलब इसको प्रोडक्ट के साथ कंपेयर नहीं कीजिएगा। आपके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है जिसका फॉर्मूला आपके पास अलग होता है। ओके, तो आ जाए इसी के पास, कह रहे हैं केसी बराबर है केपी के, मतलब आपके पास 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के और 2 ही में मोल्स बन गए आपके पास अब आप प्रोडक्ट के। अब डेल्टा एन कैसे निकलेगा? N1 माइनस N2। अब किसी को भी N1 बना लो, किसी को भी N2, इसको 2 बना लो, इसको 2, इसके भी 2 हो गया, तो 2 से 2 कटेगा, आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 0 आ जाएगी, 0। ओके, तो डेल्टा एन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन में आपके पास डेल्टा एन की वैल्यू 0 है।
ऑप्शन नंबर डी में आपके पास है वैल्यू 0, तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा करेक्ट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कह रहा है द टर्म एक्टिव मास यूज इन लॉ ऑफ मास एक्शन बिकॉज। अब टर्म एक्टिव मास आपका मोलैरिटी होता है, मोलैरिटी, अब मोलैरिटी को ही आप एक्टिव मास भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। और अब उसको कहते क्या है, अब जैसे आपको पता है कि आपका मोलैरिटी को आपने बराबर लिया हुआ है इधर एक्टिव मास के, आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब आप ऑप्शन में देखें, या तो ऑप्शन में आपका मोलैरिटी गिवन होगा या तो आपके पास गिवन होगा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इन दो के अलावा और कोई जवाब हो ही नहीं सकता इसका। देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या है। ओके, ऑप्शंस में आपके पास गिवन है ऑप्शन नंबर सी देखें, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, ये रहा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मीन्स आपका जवाब आया है बिल्कुल ठीक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। NaCl व्हेन एडेड टू एन एक्वस सिल्वर क्लोराइड सोल्यूशन, तो क्या होगा आपके पास, ये आपके पास कॉमन आयन इफेक्ट का सवाल है जिसमें आप दो उसको केमिकल्स मिलाते हैं जिनके पास कोई एक आपके पास चीज़ कॉमन होती है। उससे क्या होता है, उससे आपको अगर आपने थ्योरी में चीज़ पढ़ी, आपका बड़ा सा चार्ट होता है, उसमें आपके पास कंपटीशन होता है दो मॉलिक्यूल्स का कि कौन सा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग है और कौन सा मॉलिक्यूल आपका वीक है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कौन सा कि आपके पास कि जब आपके पास इसका Na का और सिल्वर का जब आपके पास मुकाबला होगा तो आपके पास अब आपके पास Na स्ट्रॉन्ग, Na आपका 1A का एलिमेंट है वो टॉप पे आएगा और सिल्वर आपके पास ग्रुप आई थिंक 3A का एलिमेंट है और तो आपके पास नीचे आएगा, तो ग्रुप 1A आपका प्रायोरिटी ले जाएगा और Na वाला उसके ऊपर जो है अपनी वो डोमिनेंस शो करेगा और उसको AgCl को सप्रेस कर देगा। तो क्या होगा, अब NaCl और AgCl जब आपके पास मुकाबले पे आएंगे तो क्योंकि अब हमें पता है ये टॉप पे होता है, ये बॉटम में होता है, तो ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा इसको। अब क्योंकि ये आयंस कॉमन है तो जो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, NaCl क्या करेगा, सप्रेस कर देगा सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl की। ओके, अब ऑप्शन ढूंढते हैं जिसके अंदर AgCl की सॉल्युबिलिटी आपके पास सप्रेस हो रही हो। ये आपके पास पहले ही ऑप्शन है डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl। बता दिए क्यों, क्योंकि आपके पास ये टॉप पे होता है, बॉटम में होता है, इसलिए ये इसको इसकी सॉल्युबिलिटी को सप्रेस कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, सम रिएक्शंस आर नियरली टू कंप्लीट इन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड आइडेंटिफाइड बाय देयर। ओके, कोई रिएक्शन है वो मेरे पास जा रहा है फॉरवर्ड में, यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, कह रहे हैं एक रिएक्शन है वो मैं फॉरवर्ड में जाया जा रहा है और वो अब बस अब ख़त्म पे आ गया है, उसकी Kc की वैल्यू क्या होगी, तो अब याद रखें उसकी Kc की वैल्यू हमेशा होगी बहुत ज़्यादा, मीन्स उसकी वैल्यू या तो एक तो उसकी वैल्यू अगर आपके पास MCQs में सवाल आता है तो आपके पास सबसे बड़ी आप देखें एक्सपोनेंट की वैल्यू। अब आप क्योंकि डिजिट में देखेंगे तो डिजिट का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपके पास वैल्यू एक्सपोनेंट में होगी और एक्सपोनेंट का एक डिजिट भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आपको पता है जीरो आपका या तो पीछे चले जाएगा या जीरो आपको आगे आ जाएगा। तो इसलिए आप एक्सपोनेंट की वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा होगी आप समझ जाए वही आपका रिएक्शन एक तो फॉरवर्ड में जा रहा है और वही आपका रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीशन है। और उल्टा कर ले, अगर रिएक्शन आपका बैकवर्ड में जाया जा रहा है और वो रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीशन है तो मीन्स उसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू होगी वो बहुत आपके पास कम होगी, या तो आपके पास नेगेटिव में होगी या तो बहुत कम होगी। तो आपके पास अगर कोई ऑप्शन आता है, आपसे पूछा जाए कि रिएक्शन ऐसा रिएक्शन बताओगे जिसका रिएक्शन अबाउट टू कंप्लीशन है और वो बैकवर्ड जाया जा रहा है रिएक्शन, तो उसकी Kc की वैल्यू क्या होगी, तो आप चारों ऑप्शन में एक्सपोनेंट की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी आप उसी को फाइनल कर देंगे कि वो आपका है, तो कि वो आपका कि उसी में आपका रिएक्शन की बैकवर्ड रिएक्शन जा रहा है और आपके पास उसमें जो वैल्यू है रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है और अबाउट टू कंप्लीशन है। ओके, तो यहाँ पर आपके 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स बुक के MCQs के। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपके लिए ऐसे और लेक्चर्स मैं बनाता रहूँ। ओके, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग।